अस्सलाम वालेकुम, शाम रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कोरोना के आदाद शुमार लॉकडाउन की सूरत में कुछ मुनासिब दिखाई दे रहे हैं, शायद कुछ असर हो रहा है, लेकिन अभी भी रेट ऑफ पॉजिटिविटी यानी कि कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 9% से बुलंद है, जिसका मतलब ये है कि ख़तरा टला नहीं है। बिल्कुल जी, ये ख़तरा बिल्कुल भी नहीं टला और ये ख़तरा हमारे सरों पर मंडला रहा है और जब तक आप और हम SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे, ये ख़तरा मंडलाता रहेगा। ऑलरेडी आपने देखा कि दुबई ने पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को बैन कर दिया है। इंडिया ऑलरेडी वहाँ पे बैन था, क्योंकि जो भारत में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और अल्लाह माफ़ करे, हम तो दुआएं दे रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, लेकिन कम्प्लीटली आउट ऑफ हैंड सिचुएशन इंडिया में शफात इस वक्त। एब्सोल्युटली जी, इस वक्त इंडिया में सिचुएशन टोटली इट हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ हैंड्स। लेकिन अल्लाह करे जनाब कि वहाँ पे भी इस वबा का ज़ोर ज़रा कम पड़े और वहाँ की हुकूमत भी ज़रा होश के नाखून ले और इस नफ़रत की पूजा को ख़त्म करे। ख़वातीन और हज़रात, बहुत कुछ है आज के शाम रमज़ान में। आज का शाम रमज़ान बहुत ख़ास है, इस हवाले से भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। कोरोना की वबा की शिद्दत बरकरार है। कराची में वायरस का फैलाव तेज, जिला शर्की में मस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। वजीर आला की सूबे में यौमिया 1 लाख वैक्सीनेशन की हिदायत। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज शाम 6 बजे तक चलेगी। मुआशरे का पिसा हुआ तबका भी तरक्की की दौड़ में शामिल। वजीर आजम के जवान प्रोग्राम स्कीम के तहत नर्म शराइत पर कर्ज की फराहमी जारी। लाहौर की ट्रांसजेंडर सोनिया नाज भी इस फहरिस्त में शामिल हो गई। कहती है इससे बाइज्जत रोजगार का ख्वाब पूरा हो सकेगा। पाकिस्तान में किन्नू के बरामद का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। दुनिया के 40 ममालिक को 4,60,000 टन किन्नू बरामद किया गया, जिससे करोड़ों का ज़र मुबादला हासिल हुआ। एक और पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म जिसने बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में 3 अहम अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फिल्म का एजाज पाने वाले इस फिल्म की मुकम्मल अक्कासी शुमाली इलाका जात में की गई। और सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना केसेस के हवाले से। मुल्क में कोरोना के मजीद 78 मरीज गुज़िश्ता 24 घंटों में इंतकाल कर गए हैं, जबकि 3,447 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में जो कोरोना के फैलाव में तेज़ी देखी गई है और ज़िला शर्की में जो मस्बत केसेस की शरह है वो 23% तक पहुँच गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे में यौमिया 1 लाख वैक्सीनेशन करने की हिदायत की है। नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि कराची में 3 और दीगर बड़े शहरों में भी ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे। और सिंध में लॉकडाउन का दूसरा और दीगर सूबों में तीसरा दिन है। मार्केट्स और बाजार बंद हैं। कोयटा में ताजिरों की जानिब से लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज शाम 6 बजे तक चलेगी। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश है और मौके का फायदा उठाते हुए हस्बे साबिक, हस्बे रवायत और हस्बे मंशा ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किराए दुगने कर दिए। बिल्कुल जी, जबकि समाजी फासले समेत कोरोना SOPs को भी काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है। 6 सीटों पर 4 की जगह 8 मुसाफिर बिठाए जा रहे हैं। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट मना होना तो ये चाहिए कि अगर 6 सीटें हैं तो उनमें आप 3 मुसाफिर बिठाएं, ताकि सोशल डिस्टेंस को, फिजिकल डिस्टेंस को आप मेंटेन कर सकें। लेकिन इन 6 सीटों पे 8 मुसाफिर, अब आप खुद सोच लें कि हालत क्या होगी और कोरोना को हम कितना मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से परदेसियों ने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया है और रेलवे की जानिब से 70% बुकिंग की पाबंदी के बावजूद समहाउ मुसाफिरों को ओपन टिकट जारी किए जा रहे हैं। ट्रेनों में भी मुसाफिरों के रश की वजह से SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो जनाब स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं और वो भी आपके साथ जनाब शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ज़रा शहरों के मालूम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज साहब मौजूद हैं गालिबन। तो पहले ज़रा कराची का रुख करते हैं और अफजल से जानते हैं कि क्या स्टेटस है। मुल्तान से हमें राना फारूक ज्वाइन कर रहे हैं
اور کوئٹہ سے ہمیں منظور احمد صاحب ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے. تو سب سے پہلے کراچی رخ کرتے ہیں. افضل بھائی بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی شفاعت مدیہ، آج دوسرا روز ہے کراچی میں لاک ڈاؤن کا. تاہم شہر کی چھوٹی بڑی مارکیٹیں تو ضلع انتظامیہ نے مکمل طور پہ بند کرا دی ہیں. تاہم دیکھا جائے تو جو پتھارا مافیا ہے وہ ابھی بھی بے لگام ہے. پولیس اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ پتھارا مافیا کی آگ مچولی کا سلسلہ جو ہے فوقتاً جاری ہے. جہاں میں اس وقت موجود ہوں، یہ ضلع ساؤتھ کا علاقہ ہے، معاشی ہب کہلاتا ہے صدر. یہاں پتھارا مافیا کافی حد تک جو ہے اپنا ڈیرہ جمع رکھی ہے. تاہم دیکھا جائے تو دکانیں بند ہونے کے باعث جو شہری ہیں وہ ای شاپنگ کے حوالے سے پتھاروں کا رخ کرتے ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ اور پولیس ان کو بند کرانے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات تو کر رہی ہے. تاہم دیکھا جائے تو علاقہ پولیس جو خصوصی اقدامات ہوتے ہیں وہ کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. تاہم پولیس اور انتظامیہ جاتی ہے، ویسے ہی پتھارا مافیا ٹھیلے لے کے سڑکوں پہ آ جاتی ہے اور اس طرح لوگوں کا رش لگ جاتا ہے. سماجی فاصلوں کا بالکل خاص خیال نہیں رکھا جا رہا، جب اور تک پولیس خیال نہیں کر رہی، لوگ خود بالکل رہا. ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. ملتان کی سچویشن بھی جان لیتے ہیں کہ ملتان میں اس وقت کیا صورتحال ہے. رانا فاروق ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. فاروق کی بتائے گا کہ ملتان میں کیا سچویشن ہے. عید بھی قریب ہے، باقی بھی شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں ایس او پیز کو. یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی ملتان کی اگر بات کی جائے تو جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے. ملتان شہر میں آج بھی لاک ڈاؤن ہے، مارکیٹیں بازار وغیرہ بند ہیں. اور اس وقت ہم جنرل بس سٹینڈ پر موجود ہیں جو کہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا جنرل بس سٹینڈ ہے. اور یہاں پر ہم نے پہلی دفعہ یہ صورتحال دیکھی کہ اس وقت یہاں پر مسافر نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے بسیں بند کر دی ہیں، اپنی بسیں کھڑی کر دی ہیں. جو یہاں پر چند ایک جو مسافر دکھائی دے رہے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں اور وہ اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں، عید اپنے پیاروں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی. کوئی گاڑی ان کو لے کے جانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ آج ٹرانسپورٹ کا آخری دن ہے. تو یہاں 6 بجے کے بعد ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی اور کسی بھی اڈے پر ٹرانسپورٹ کسی بھی گاڑی کو داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. ملتان شہر میں لوگ دیکھا رہے تو جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بازار ہیں، گلی محلے ہیں، وہاں پر وائلیشن ہم نے دیکھی کہ لوگ جو ایس او پیز ہیں اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. حسین گاہی بازار اور اس کے علاوہ دولت گیٹ چوک، جو چھوٹے بڑے بازار ہیں وہاں پر چند ایک جگہ پر دکانیں کھلی ہیں، لوگ وائلیشن کر رہے ہیں. اوورآل اگر دیکھا رہے تو ملتان میں صورتحال باقی شہروں کی نسبت بہتر ہے. جی صحیح. اب ذرا کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں. منظور احمد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. منظور بتائیے گا کیا صورتحال ہے کوئٹہ میں؟ جی شفاعت، کوئٹہ میں مکمل لاک ڈاؤن ہے. اس سلسلے میں جو لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا اس کے دوسرے روز سے مکمل طور پر اس کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے. آج بھی وہی کچھ صورتحال ہے. کوئٹہ شہر میں جگہ جگہ ناکے لگائے گئے ہیں اور جو مختلف سڑکیں ہیں جو مرکزی اور وسطی شہر کی طرف جاتی ہیں ان کو بند کیا گیا ہے. اس سلسلے میں صبح کے وقت تو زیادہ سختی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی سڑکیں ہیں جن کو کھول دیا گیا ہے جہاں پر یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے. بازار مکمل طور پر بند ہیں، دکانیں مارکیٹیں بند ہیں، لیکن شہریوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت بھی بازار میں موجود ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کہیں سے ان کو چیزیں مل جائیں اور وہ اپنی عید کی شاپنگ کر رہے ہیں. لوگوں کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ ان تمام تر اقدامات کے باوجود بھی نہیں نظر آ رہا. نہ تو ماسک کا استعمال ہے اور نہ ہی سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جا رہا ہے. حتیٰ کہ والدین خود اپنے بچوں کو لے کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں اپنی عید کی شاپنگ کسی بھی طریقے سے کرنے کے لیے. بعض جگہوں پر خاص طور پہ نوائی علاقوں میں یہ اطلاعات موجود ہیں کہ بعض دکاندار جو ہیں وہ شٹر نیچے کر کے بھی جو ہے اپنا کاروبار کر رہے ہیں. اس وجہ سے بھی شہر میں زیادہ رش ہے. کل کچھ صورتحال بہتر تھی، کل اتنی ٹریفک بھی نہیں تھی، لیکن آج اس کے برعکس ہے. لیکن آج ورکنگ ڈے ہے اور ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ گھروں سے باہر نکل کے ابھی بھی عید کی شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. کراچی میں صورتحال سے میں آگاہ ہمارے نمائندے افضل پرویز، ملتان سے ہمارے ساتھ موجود تھے رانا فاروق، اور کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے منظور احمد. آپ تینوں کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، یہاں پہ بھی ویسے لیپ ٹاپ پہ نا بیٹھے ہوئے ذرا کوئی چیز آتی ہے تو ہم گوگل کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بھی یہ کھولا ہے گوگل، اور یہ گوگل بیچارے کا جو وہ ڈوڈل ہوتا ہے، جو مین وہ اوپر بینر ہوتا ہے، وہ عجیب ہوا. بس ماسک پہنا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی عید کے دن چل رہے ہیں، آخری ٹائم چل رہا ہے، گھر کے اندر رہو. اور یہ دیکھیں، یہ بالکل یہ اس طرح ہوا ہے جناب، یہ گوگل کا ڈوڈل. مطلب جی نے بھی جو ہے وہ ماسک پہن لیا اور ڈبل نے بھی ماسک پہن لیا. پھر آپ اور ڈسٹینس بھی جناب پوری فیملی نے ماسک پہنا ہوا ہے. پوری فیملی نے ماسک پہنا ہوا ہے اور پوری فیملی جو ہے فزیکل ڈسٹینس پہ چلی گئی اور پوری فیملی کہہ رہی ہے کہ پلیز 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 فزیکل ڈسٹینس کا خیال رکھیں. آلسو
मास्क अप यानी कि मास्क लगाएं। सो अब डूडल से ही हम जरा मैसेज को ले लें अब। हाँ डूडल भाई, मतलब बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये लोग जो ये शटर जो है आधा नीचे खोल के वो नीचे से ता करके कह रहे हैं भाईजान अंदर आज जो दुकान खुली हुई है, वो आपके डूडल से मुतासिर होंगे? बट एनीवे, वेल प्लेड, गुड ट्राई। इसके आपको 5 नंबर मिले, वो आप फिर बाद में आके हमसे क्लेम कर लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़े जनाब। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और अब हम जरा आपको बताएं कि पाकिस्तान में बड़ी अच्छी खबरें भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। यस एग्जैक्टली, माल्टे गो के अभी इंतजार तो मुझे आम का है, लेकिन हम बात करेंगे किन्नू की, क्योंकि अच्छी खबर है। हाँ, किन्नू के हवाले से जनाब खबर यह है कि पाकिस्तान ने इतना कीनू बेचा है दुनिया को कि पूरी दुनिया कीनू हो गई। ओए हो, वो भी पाकिस्तान के किन्नू। आप खुद सोचें, मतलब इससे पहले फ्लोरिडा के किन्नू जो है ना, फ्लोरिडा के माल्टे, फ्लोरिडा के ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा मशहूर थे, लेकिन अब पाकिस्तान मुझे लगता है अपनी गेम थोड़ी ऊपर इंशाल्लाह। किन्नू पाकिस्तान में ही है, दुनिया का 80% किन्नू पाकिस्तान में। लेकिन बहुत सारे लोग कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ना माल्टे और किन्नू में, मसला ये भी है ना। संतरा, माल्टा, किन्नू, मीठा सब चीज एक ही चल रही है। चले जी, बिल्कुल जी। तो जनाब 30% इजाफे के बाद रवा बरस 4,60,000 टन किन्नू एक्सपोर्ट किए गए हैं, जिसमें 25 करोड़ 30 लाख डॉलर का कीमती ज़र मुबादला भी हासिल किया गया। और गुज़िश्ता बरस यही जो तमाम तर रिकॉर्ड था, ये 3,53,000 टन किन्नू एक्सपोर्ट किया गया था यहाँ पर। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक एक्सपोर्ट सीजन के दौरान पाकिस्तान से दुनिया के 40 ममालिक को 4,60,000 टन किन्नू बरामद किया गया। जी जनाब, 4,60,000 टन किन्नू। और वो अलग बात है कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे अहबाब हैं जो किन्नू के एक्सपोर्टर्स हैं। इस बार किसी को भी याद नहीं है, किसी ने हमें पेटी नहीं भेजी। खैर, ये सदमा मैं आज दिल पे रख रहा हूँ। खैर जनाब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ वहीद अहमद साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो बताएं सर, ये किन्नू की रिकॉर्ड सेल हुई है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है, क्या हिकमत अमली थी, क्या हुआ है? और इस हमारे सेक्टर के ऊपर जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है इस साल 2020 और 21 की 4,60,000 टन और $253 मिलियन। ज़ाहिरी बात है ये एक्सपोर्टर इसमें जो सबसे आगे रहे जिन्होंने अपनी एक्सपोर्ट की, मगर हम ज़रूर यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारी जो मदद जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, स्पेशली रज़ाक दाऊद साहब और उनकी टीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमारी बड़ी हेल्प आउट की है, नेशनल फूड सिक्योरिटी ने हेल्प आउट की है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन ने हेल्प की है। इसलिए कि हुकूमत अगर हमारे चीज़ों पे हेल्प ना करें, हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके, क्योंकि पिछले साल से जो हमने जो एक्सपोर्ट बढ़ाई है कम से कम 1,10,000 टन बढ़ाई है। और हमारा टारगेट तो 3.5 लाख टन था, मगर हमने इसको अचीव किया। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या जो हमें मसले आ रहे थे हुकूमत ने उसको हल किए। पहले जो बॉर्डर के अंदर इशू आ रहे थे हमारे अफ़गानिस्तान का और ईरान के, जो ईरान के थ्रू जो हमारे जो एक्सपोर्ट हो रही थी आगे CIS कंट्री को, और अफ़गानिस्तान से जो 20 CIS कंट्री तक हमारी एक्सपोर्ट हो रही थी, इसलिए कि सबसे बड़ी मार्केट है। उन्होंने हमारे बॉर्डर पे मसले को 48 आवर्स में फौरी तौर पे जो है मसले हल किए। और इसके अलावा जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर ऊपर था वो भी कम किया जो अफ़गानिस्तान पे। और इसके अलावा जो रशिया की जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर था, जो वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर थी, जो हमारी एम्बेसी जो पाकिस्तान की, वहाँ पे उन्होंने काम किया और उस पर भी वैल्यूएशन के ऊपर जो है वो कम किया। अब वही साहब ये बताइएगा कि अब मज़ीद, क्योंकि हमें और मज़ीद इस पे काम करना है, तो इसकी इक़साम और इसकी वैरायटी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप क्या समझते हैं कि किन साइंसी बुनियादों पर अभी काम करने की ज़रूरत है? देखें जी, ये बात ये कि किन्नू की जो तैयारियों के ऊपर क्या था, फसल तो इस बार हमारी ज़्यादा थी, बम्पर क्रॉप थी, मगर बात ये कि यहाँ मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि किन्नू जो है 60 साल से एक प्रोडक्ट लगा हुआ है पाकिस्तान में, जो दुनिया के अंदर 25 साल के बाद प्रोडक्ट को बदला जाता है, मगर पाकिस्तान में किन्नू के ऊपर ही हम डिपेंड करते हैं। हमारा विजन, हॉर्टिकल्चर विजन 2030 पे हमने कहा है हुकूमत को कि हमें न्यू वैरायटीज़ के ऊपर फोकस करना है, एरिया को बढ़ाना है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास सिट्रस के अंदर, वो किन्नू, जो 3 से लेकर 4 महीने की हमें विंडो मिलती है। हम कहते हैं कि वैरायटी हमें 3-4 और के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो अर्ली वैरायटी हो और लेट वैरायटी हो, जो हमारा जो सीज़न कम से कम 6 से 7 महीने का हो, जिसके अंदर हम वैल्यू एडिड पे भी काम करें। अगर हम ये सब कर लेते हैं, मैं समझता हूँ आज जो हमारी $253 मिलियन की एक्सपोर्ट है, वो बढ़कर 3
से लेके 5 सालों के अंदर $1 अरब तक पहुंच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वहीद साहब मौजूद थे जो कह रहे हैं जनाब एक कीनू पे ही क्यों हम सिट्रस की पूरी एक्सपोर्ट को हमारा इन्हिसार है उसके ऊपर, कोई और 2-4 ऑप्शन भी होने चाहिए। अब और दुनिया में है ऑप्शन, वो कोई अनोखी बात नहीं करे, दुनिया में इस किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं। चकोतरा या जिसको हम कहते हैं ग्रेप फ्रूट या वो उसकी भी एक्सपोर्ट जो है वो ज़रा मुनासिब की जा सकती है, जो कि दुनिया में उसकी बड़ी डिमांड भी है। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि इसी कैटेगरी में आते हैं। सब पे काम होना चाहिए। आगे बढ़े जनाब। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के कामयाब जवान प्रोग्राम मुआशरे के पिसे हुए तबकात की भी नुमाइंदगी शामिल हो गई है। स्कीम के तहत नर्म शराइत पर अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज फराहम किया जा रहा है और कर्ज़ों की फराहमी ख़वातीन और मर्दों के अलावा अब ट्रांसजेंडर्स को भी दी गई है। जिसके बाद लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली ख्वाजा सोनिया नाज कामयाब जवान प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ होने वालों में शामिल हो गई हैं। सोनिया का कहना है कि बाइज़्ज़त रोज़गार का ख्वाब पूरा हो सकेगा जिस पर वो खुश हैं। मावन ख़ुसूसी उस्मान डार ने सोनिया नाज की कहानी ट्विटर पर पोस्ट की। उनका कहना था कि कामयाब प्रोग्राम का मकसद ही कमज़ोर तबके की खुशहाली है। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सोनिया नाज बनफ़्से नफीस खुद, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सोनिया बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो बताएगा सोनिया आप ने जब अप्लाई किया तो क्या सोच के अप्लाई किया था कि आपने क्या बिजनेस करना है और आपको क्या उम्मीद थी कि आपको कर्जा मिल जाएगा? देखें जो है सबसे पहले सबको मुझे जो लोग देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। और मैंने ये सोच के अप्लाई किया था कि मैं मेरी शुरू से एक विश रही है, बेशक मैं ट्रांसजेंडर हूँ, थोड़ी सी एजुकेटेड थी तो चाहती थी कि कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक समथिंग, कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि लोगों की सोच चेंज हो सके, लोगों की परसेप्शन चेंज हो। कि ख्वाजा सरा जो है वो सिर्फ नाच गाना नहीं कर सकते, वो सिर्फ बैगिंग नहीं कर सकते, बल्कि उनमें इतना टैलेंट है, उनमें स्किल्स है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ सोर्सेज की वजह से वो नहीं कर पाते। सही। तो मैं एज एन एक्टिविस्ट 5-6 साल से काम कर रही हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। तो जब हम लोग कहीं पे जाते थे सबसे पहला ही सवाल ये होता था कि आप लोग कोई काम क्यों नहीं करते। तो मैंने सोचा कि कल को इससे पहले कि मेरे से कोई ये सवाल करे, मुझे इसका जवाब खुद ही तलाश कर लेना। सही। तो अब फिर सोनिया आप किस चीज़ पे काम कर रही हैं? आपको कामयाब नौजवान हिस्सा का एक तरह से आप भी हिस्सा बन गई हैं और आपको भी सैलून मिलेगा। क्या सोचा है कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगी? जी मैं एज अ फैशन डिज़ाइनर मैंने कोर्स किया था और मेरी ये हॉबी भी थी और एक्टिविज़म तो मेरा पैशन है। तो मैंने सोचा, आपको पता है कि इंसान जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है उसी प्रोफेशन को उसको जो है चाहिए कि वो आगे लेके जाए। बिल्कुल। तो उसी को ही मैं मुझे बताइएगा रिस्पांस क्या था जब आपने अप्लाई किया? तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का रिस्पांस क्या था? उन्होंने किस तरह से ट्रीट किया? जब मैंने अप्लाई किया तो सच्ची जो बात है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं सक्सेस हो पाऊंगी और मतलब वो डिसबर्समेंट हो पाएगी या कुछ ऐसा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट टीम ने मेरे साथ बहुत अच्छा तावन किया और बैंक अल्फला ने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और ऑब्वियसली वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब का तो शुक्रिया अदा हम पहले ही करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया। और मैं समझती हूँ कि ये जितने भी मार्जिनलाइज्ड तबकात हैं उनके लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स होनी चाहिए। बिल्कुल। और सोनिया सिर्फ आप नहीं, हमने देखा है कि बाकी भी ट्रांसजेंडर सोसाइटी में और बहुत सारे हमने ऐसे ट्रांसजेंडर देखे हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं और वो सोसाइटी के लिए, इनफैक्ट स्पेशली अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने तबके के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। सो अगर इस धारे में मजीद आप देखती हैं ट्रांसजेंडर आ जाते हैं तो कितना फ़ायदा होगा आपकी अपनी कम्युनिटी को भी? जी बिल्कुल, मैं ऑन एयर कैमरा ये कहना चाहूँगी। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब के इस इनिशिएटिव को की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी अपनी सारी ट्रांस कम्युनिटी को कि हमें इम्पावर्ड होना चाहिए, हमें भी मर्दों और औरतों के साथ शाना बशाना होकर काम करना चाहिए, बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहिए। उसमें बहुत इज़्ज़त है, उसमें बहुत सुकून है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं सारे प्रोसेस से गुजरी हूँ। अगर मेरी कम्युनिटी में से किसी को कोई प्रोसीजर नहीं पता चल रहा या उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन उस फॉर्म को फिलअप करने का नहीं पता चल रहा या कोई भी सर्विसेज चाहिए तो वॉलंटियरली मैं वो सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। बहुत जी शुक्रिया, बहुत ही अच्छा और आपने एक बड़े अच्छे इनिशिएटिव का आगाज़ किया है। बहुत शुक्रिया जी। सोनिया नाज हमारे साथ मौजूद थी। ख़वातीन हज़रात आपको लिए चलते हैं कमर ज़मान कायरा साहब की तरफ जो कि इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं।
मेरा ख्याल है जी पार्टी क़यादत के साथ जो हमारी चीफ ऑर्गेनाइज़र बने हैं वो बड़े तजर्बाकार आदमी हैं। राजा साहब वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, वो दीगर ओहदों पे बीबी शहीद के साथ काम करते रहे हैं। तो वो जब हमें पूछेंगे तो वो मेरे ख्याल है मुशावरत हमें है, जो हमारा तजर्बा जो हमें एक्सपीरियंस मिला है वो हम यकीनन उनके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वो शायद मीडिया के ज़रिए शेयर करना मुनासिब नहीं है। और किसी दोस्त को जी देखिए, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम नहीं छोड़ी, पीडीएम बनाई थी। यही हमारा मौक़िफ़ था, यही हमारा मौक़िफ़ है। पीडीएम के कुछ दोस्तों ने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और उन्होंने एक गैर रवायती तरीके से, एक नामुनासिब तरीके से हमसे एक्सप्लेनेशन मांगी या हमें शोकाज़ किया पार्टी को, दो जमातों को, जो किसी तौर दुरुस्त नहीं था, किसी तौर मुनासिब नहीं था। उसके ऊपर हमारा एहतजाज था, हमने अपना एहतजाज रखा और हमने कहा कि वो अपना हमसे माजरत करें, क्योंकि ये नया इत्तेहाद नहीं था, इससे पहले बहुत सारे इत्तेहाद बने थे। उसके जवाब में जो वहाँ मीटिंग की गई जिसमें हमें इनवाइट नहीं किया गया, मैं ये भी समझता हूँ कि जब तक हमारी दोनों जमातों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन फाइनल ना होता, हमें वहाँ पे यूँ इनवाइट ना करना और हमारे बगैर मीटिंगें करके फ़ैसले करना, ये भी शायद दुरुस्त नहीं था। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है, पीपल्स पार्टी का क़याम इस बुनियाद पे है कि इस मुल्क के अंदर आइन बनाया जाए, जो हमने बनाया, फिर आइन के अंदर तहरीफें हुई, हमने उनको दुरुस्त किया। लाहौर में इस वक्त रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और अब बात करेंगे थोड़े बहुत क्रिकेट के हवाले से और हमारे क्रिकेटर्स के हवाले से। क्रिकेट में वी आर डूइंग रियली गुड और बाबर आजम के लिए शफात बड़ा ज़बरदस्त टाइम चल रहा है। बाबर आजम के लिए दिस टाइम इज द गुड इज द बेस्ट। वाई? बिकॉज बाबर आजम एक तो माशाल्लाह जो हर महीने का जो हॉल ऑफ फेम बनता है ना, तो उस महीने में माशाल्लाह उन्होंने जगह बनाई है। दूसरा, लगातार 4 टेस्ट जीतने वाले कप्तान। मैंने पहला टेस्ट जीता अपनी कप्तानी का, दूसरा टेस्ट जीता, तीसरा, फिर चौथा। ये भी पाकिस्तान में रिकॉर्ड है। सुभान अल्लाह। भाई आईसीसी के बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ भी करार पाए और स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखें तो वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा टेस्ट इनिंग्स और 147 रन से जीतकर 10 साल बाद सीरीज अपने नाम कर लिए। 10 साल का टाइम लगा भाई इनको। जी जनाब, आबिद भाई ने जनाब 215 रन बनाए, कोई 400 सवा 400 गेंदों में, और अजहर भाई ने 125 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 5 विकेटें ले ली, नुमान अली ने जो है वो 5 विकेटें ले ली, और मतलब बाकी क्रैक हो गया। ताबिश अलबत्ता वाज अगेन अ वेरी ग्रेट इंट्रोडक्शन। ताबिश माशाल्लाह 36 साल की उम्र में उन्होंने अपना डेब्यू किया और डेब्यू के दौरान ही उनको विकेट मिली पहली, विच इज ग्रेट। सेकंड इनिंग में उन्हें विकेट नहीं मिली, विच इज फाइन, बट स्टिल एक टैलेंट है जो वापस आया। एग्जैक्टली, एक टैलेंट भी वापस आया और बहुत अच्छी क्रिकेट चल रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। शायद हाशमी साहब हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब, वेलकम टू शाम रमज़ान। हाशमी साहब, आज तो बड़ी अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो हम मैच भी जीत गए हैं, दूसरा बाबर आजम इज द मैन ऑफ द मंथ। इनको हम कह सकते हैं आईसीसी का बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, इसलिए कि अब जो दीगर टीमें ऊपर की टॉप 4 हैं वो बहुत आए दिन साजिशें करती रहती हैं। ये कहती हैं कि 2 टियर होने चाहिए, 4 टीमें अलग खेलें, नीचे की 4 टीमें अलग खेलें। तो पाकिस्तान का ऊपर जाना रैंकिंग में भी, प्लेयर्स का अच्छा होना, प्लेयर्स का रैंकिंग में जाना, प्लेयर्स को रिवॉर्ड और अवार्ड मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हमने दुनिया की टॉप टीमों से कम्पीट करना है। तो हम अगर टॉप 4 में आएंगे तभी हम उन टॉप टीमों से कम्पीट करेंगे और फिर हमें उनसे ज़्यादा सीरीज़ भी मिलेंगी। ताबिश माशाल्लाह 36 साल की उम्र में उन्होंने अपना डेब्यू किया और उस डेब्यू करने के साथ ही लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया। विकेट्स इतनी ज़्यादा नहीं लेते, क्या वजह?
फ्लैट विकेट थी, ज़ाहिर है अब इस एज में ताबिश को बहुत ही देर बाद चांस मिला। 2002 का फर्स्ट क्लास डेब्यू है, यानी पहला मैच उन्होंने अपना 2002 में खेला था। वो स्कोर कार्ड भी कहीं गायब हो गए होंगे, गुम गए होंगे, कहीं आर्काइव में से छांट के निकालने पड़ेंगे। तो ओवरऑल जो सिस्टम की ख़राबी थी कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर ए सीरीज़ में नहीं खेल पाते थे, ए टूर्स कम होते थे, इसलिए उसको बहुत देर बाद चांस मिला। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, वो टेस्ट कैप उसमें मिल गया जिसका उसके ऊपर बड़ा क्लेम बनता था उसका। 598 विकेट्स थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। एक ही विकेट इसलिए मिली कि स्लो विकेट थी और उस पर उसकी स्पीड कम थी। हसन अली शाहीन इसलिए विकेट ले गए कि यंग भी हैं, एनर्जेटिक ज़्यादा हैं उससे और पेस ज़्यादा है। हमारा टैलेंट समा बड़ा खुल के अब सामने आ रहा है, बट वी आर वन अनप्रिडिक्टेबल टीम। कभी कभी हम बहुत वीक टीम से भी हार जाते हैं और कभी कभी हम बहुत बड़ी टीम को भी बुरी तरीके से हरा देते हैं। सो आपको क्या लगता है कि अभी जो सिलसिला जारी है फतूहात का, कितना बॉयज़ का मोराल हाई होगा T20 वर्ल्ड कप को लेके आगे? बिल्कुल मोराल तो हाई होगा। ग्रेजुअल एक प्रोसेस है, हम लोग इंतज़ार नहीं करते। हर टीम पे बुरा वक्त आता है, एक 10-12 साल का एक पीरियड होता है, वो डोमिनेट करती है। ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही थी, अब ऑस्ट्रेलिया नीचे आ गई, वो सीरीज़ हार गए इंडिया से, दूसरी टीमें अब डोमिनेट करेंगी। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमारे फैंस, हमारे बोर्ड, हम सब लोगों को थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा। 2-3 साल का टाइम लगेगा। टेस्ट की टीम सेटल्ड है, T20 की टीम अच्छी है। हम अपनी बॉलिंग पे मैच जीतते रहे थे, अब हम अपनी बैटिंग पे भी जीत रहे हैं। हमने हाईएस्ट टारगेट 2 दफ़ा अचीव किया साउथ अफ्रीका में। ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आएगी। बाबर आजम जैसा प्लेयर है, 1-2 प्लेयर और हमें अच्छे मिल गए, यंगस्टर अच्छे मिल गए, ऑलराउंडर्स अच्छे मिल गए, तो हमारी क्रिकेट ऊपर जाएगी। बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग वेट नहीं करते। पूछना चाहूँगा जाते जाते चीज़, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ आने वाली हैं, लोग चाहते हैं कोई अच्छी खबर मिल जाए। वो अभी कुछ दिन पहले एक शुरली उड़ी थी हवा में कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ होने वाली है, कोई उड़ती आई थी, कोई इम्कान है? तो होगा जब रिलेशनशिप में थोड़े से ये आगे बढ़ेंगे। बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। सबसे मेन चीज़ जो पाकिस्तान और इंडिया को यूनाइट करती है, करीब लाती है, वो क्रिकेट है, और वो क्रिकेट होनी चाहिए और होगी भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जनाब शाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं और शाहिद हाशमी साहब के साथ हमने बात की पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस पे, जिसमें पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को वाइट वॉश कर दिया और एक इनिंग्स और 147 रन से शिकस्त दी है। छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खदमत होंगी, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको प्रोग्राम शाम रमज़ान में, और एक बड़ी अच्छी खबर आपके साथ शामिल करते हैं, आप इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, और वो ये है कि जनाब पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म दरिया के उस पार एक बड़े अछूते मौजू पे है, जो कि है चित्राल, वादी चित्राल में मौजूद खुदकुशियाँ, और उसके हवाले से जो रुझान तय पा रहा है लोगों में, उस हवाले से इस फिल्म में बात की गई है। आधे घंटे के दौरान की ये फिल्म ने न्यूयॉर्क के फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। बिल्कुल जी, एक अवार्ड बेस्ट फिल्म का, एक अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर का और एक बेस्ट एक्ट्रेस का, जो कि जरीन गुल का किरदार है और इसमें हिबा अजीज़ ने एक किरदार अदा किया है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म। ये देखेंगे कि अब आम पाकिस्तानी के लिए देखने के लिए कब अवेलेबल होगी। सबसे पहले तो बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म के डायरेक्टर शुएब सुल्तान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब, वेलकम टू शाम रमज़ान, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड हासिल किया है। 48 फिल्में थीं शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में, उसके लिए पाकिस्तानी फिल्म का चूज़ होना, पाकिस्तान की जाने से बनाई गई फिल्म का चूज़ होना, बेस्ट फिल्म का अवार्ड देना, कितनी बड़ी बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पहले तो उस मालिक के दो जहान का बहुत शुक्रिया जिसके तवस्सुस से ये अचीवमेंट हुई और मैं यहाँ मौजूद हूँ, और डेफिनेटली एयर वाई न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया टू रीचिंग अस आउट एंड अप्रिशिएटिंग अस एंड इनकरेजिंग अस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे लोग इन चीज़ों के बारे में बात करें और इनकरेज करें। जहाँ तक आपने ये बात की है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस द टीम बट द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बट फॉर होल पाकिस्तान, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जाना माना फिल्म फेस्टिवल है दुनिया भर में। और इसमें हमारे साथ, जैसे आपने बताया कि 96 फिल्में एक्चुअली टोटल इस फिल्म में शामिल हुई, जो कि शॉर्ट लिस्ट होती हैं। हज़ारों फिल्में यहाँ सबमिट होती हैं, उसमें से चंद शॉर्ट लिस्ट होती हैं, फिर उन चंद में से चंद लोग नॉमिनेशंस में जाते हैं। हमें तो जब नॉमिनेशन मिली थी, वी वर इन टॉप 5, तो वी थॉट के इट्स एन ऑनर एंड इट्स एन अचीवमेंट, हमें अवार्ड मिल चुका है। लेकिन ये कि जब माशाल्लाह से जब ये अनाउंसमेंट्स हुई, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका था कि हमें 4 मेजर कैटेगरीज में से 3 मेजर कैटेगरीज में अवार्ड मिला, और ये डेफिनेटली हमारे लिए बाइसे फ़ख्र की बात है। क्या बात है जनाब। फिल्म का स्क्रिप्ट किसने लिखा था सर?
इसका सर फिल्म का स्क्रिप्ट जो है एक्चुअली ये आइडिया जो जनरेट किया था ये चित्राल से, उनकी प्रोड्यूसर भी हैं निगत अकबर शाह। चित्राल में जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन में जिक्र किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बात कहने की कि वहाँ पे एक सुसाइड का रुझान है, मेंटल हेल्थ का इशू है, तो वो इस बारे में बात करना चाह रही थी। शी जस्ट रीच आउट टू अस। ऑनेस्टली ये मेरी पहली फिल्म है, उन्होंने एक मेरा छोटा सा काम देखा था, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया और मैं भी सोशल अवेयरनेस और इश्यूज के हवाले से काम करना चाहता हूँ, तो फिर हम दोस्तों ने मिलकर एक्चुअली इट्स अ डेब्यू फॉर इन सो मेनी वेज। हमारी राइटिंग टीम जिसमें तैयब रजा और मीर हमजा शामिल हैं, प्रोडक्शन और मैं देखा खुद भी जाए शामिल हूं। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये, क्योंकि जो लाइट्स आपने ब्लू लाइट्स का थ्रू आउट आपने इस्तेमाल किया, जो पूरी मूड आप फिल्म का लेके चले, वो पता चल रहा है कि एग्जैक्टली आपने अपने मेटाफर को आगे लाइट्स के थ्रू ही एग्जीक्यूट कैसे किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली पूरी आप लाइट्स को लेके डिफरेंट लेके चले। तो मुझे ये बताइएगा कि जो मैसेज था फिल्म में वो आपने क्या देने की कोशिश की है बाकी लोगों को? Basically, the film is all about mental health and depression and how we can came out with this situation and how we can cater this issue, not only ourselves but other people how can contribute it. तो ज़रा जो उसके gloomy और एक bluish जो आप ये बता रहे हैं visual है, that is very important, that depicts a depression of that valley. क्योंकि जब हम वहाँ travel करते हैं तो हमें वो खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत लोग और वहाँ बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन वहाँ की वादी के कुछ अपने मसाइल भी हैं। ज़ाहिर है कि वहाँ पे एक डिप्रेशन है खास तरह का, जो कि हमने अपनी फिल्म में भी बात की। वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के मसाइल हैं, स्पेशली ख़वातीन को लेके। दे कैन नॉट वेंट आउट देयर ओपिनियंस, देयर विशेस, देयर जो बातें वो करना चाहती हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप, सो दैट कन्वर्ट्स इनटू अ डिप्रेशन। तो वो फिर हमारी फिल्म में भी वो जो विजुअल्स हैं जो आप बात कर रही हैं कि वो कहीं से नहीं लगता कि एक नए लोगों ने बनाई। तो ज़ाहिर है मेरी और टीम जो स्पेशली क्रू, हमारे डीओपी इकराम या एडीज या साउंड की टीम, दे वर वेरी प्रोफेशनल, दे वर थॉरो प्रोफेशनल, और उनके साथ मिलके हमने ये मैजिक क्रिएट किया जो कि सब लोगों को ग्लोबली पसंद आ रहा है। और उम्मीद है आप बाकी जब ये रिलीज होगी तो आप लोग भी इससे एंजॉय कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी शोएब साहब, सच एन ऑनर। और अल्लाह करे आप इसी तरह दांसू फिल्में बनाते रहें, और अल्लाह करे हमारे जो मेन स्ट्रीम के डायरेक्टर्स हैं वो भी जरा समझे कि सिर्फ जो है ना वो ढक ढक डिश डिश वाली फिल्में हमने नहीं बनानी, और हम सब्जेक्ट पे भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ लव स्टोरीज ही एग्जिस्ट नहीं करती भी, और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिन पर फिल्म बनाने की ज़रूरत है। और अल्लाह करे हम भी देखें कि आगे नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे ऐसे ही पाकिस्तानी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स अच्छी अच्छी फिल्म बना के डालें, तो कितना अच्छा हो ना। अब जनाब आपकी पेट पूजा की बात कर लेते हैं, चूंकि इफ्तार में अगर कम से कम भी लगाएं तो जनाब 1.5 घंटा रह गया है, और बिल्कुल तैयार हो जाएं क्योंकि हम आज आपके सामने क्या लेके आ रहे हैं? आज ही 1 बाइट समोसा। 1 बाइट समोसा स्मॉल। आज की हमारी रेसिपी है 1 बाइट समोसा। ऑयल 2 टेबल स्पून, चिकन का कीमा ½ kg, कीमे को हल्का सा भून लें, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च चॉप्ड 3 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला 1 टेबल स्पून। अब इसको अच्छे से कीमे का पानी खुश्क होने तक पकाएं। पुदीना 1 कप, अब कीमे को प्लेट में निकालेंगे। अब समोसे की पट्टी में कीमे को भर लेंगे और समोसे का शेप देंगे। अब समोसे को डीप फ्राई कर लेंगे। लीजिए, हो गए आपके 1 बाइट समोसे तैयार। ये था हमारा इंग्लिश मीडियम 1 बाइट समोसा। तो आज आपने इंग्लिश इतने सुकून से बोला ना, देखा है आपने, ये टेक्निक वरना है। असल में इंग्लिश वर्ड कैसे बोला जाता है? 1 बाइट समोसा। ये कुछ जरा इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन खैर आप लोगों के साथ ख्वातीन और हज़रात एक हम ब्रेक ले लेते हैं। अभी हम लोग, मुझे लग रहा है वी कांट गो अलॉन्ग, वी नीड अ ब्रेक, छोटा सा एक ब्रेक।
بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شام رمضان کے راؤنڈ 2 میں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی جناب ایک پاکستانی فلم کی جس کا نام ہے دریا کے اس پار. نیو یارک فلم فیسٹیول میں اس فلم نے 3 ایوارڈز اپنے نام کیے ہیں. فلم کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ تھے اور جاتے جاتے ویسی ایک ہم نے بات چھیڑی کہ یار کیا یہ اچھا ہو کہ جیسے میر حمزہ صاحب جنہوں نے یہ فلم کا اسکرپٹ لکھا ہے یہ کسی مین اسٹریم فلم کا بھی اسکرپٹ لکھیں اور یہ اس طرح کی جو ششکوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی ایک آئٹم نمبر اور پھر وہ لو سٹوری لو ٹرائنگل نکل گئی اس سے کب سے نکل گئی ہے. جب سے لوگوں کو اچھی فلم بنانے کی تمیز آئی ہے تو ان کو پتہ چلا ہے کہ جی جو فلم ہے صرف لو سٹوریز کے بارے میں نہیں ہے, گانوں کے بارے میں, آئٹم سانگس کے بارے میں نہیں, بلکہ اٹس آل اباؤٹ اے میسج. اب وہ کتنے سٹل وے میں آپ نے دینا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب میں مثال کروں ہالی ووڈ کی اب تک کی تاریخ کی جو بہترین فلم مانی جاتی ہے کانٹینٹ پوائنٹ آف ویو سے, ناٹ فرام دا بزنس پوائنٹ آف ویو, وہ ہے دا شاوشینک ریڈیمپشن. یہ فلم پوری ایک جیل کے اندر فلم آئی گئی ہے جس فلم کے اندر کوئی ہیروئن ہی نہیں. تو بندہ حیران ہو جاتا ہے یار کہ دیکھو وہ سن 94 میں یہ چیزیں سوچ رہے تھے اور آج تک ہم اس میں سے نکلے ہی نہیں پائے. بالکل جی, آپ ٹرکش سینما دیکھ لیں, آپ ایرانین سینما دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سینما اب کتنا ایوالو ہو گیا. خیر اس پہ بھی کسی دن کوئی لمبی ہم ذرا مزے کا سیگمنٹ کریں گے, لیکن ابھی ہم نظر ڈال لیتے ہیں کہ 5 بجے ہم کیا کریں گے. تو ٹاپ اسٹوریز دیکھ لیتے ہیں. کورونا کے باعث یو اے ای نے پاکستانی مسافروں پر پابندی لگا دی. اطلاق 12 مئی سے ہوگا. ٹرانزٹ فلائٹس کو استثنا حاصل ہے. ملک سے پولیو کے خاتمے کی جانب اہم پیش رفت. بڑے شہروں میں سیویج کے پانی سے پولیو وائرس کا تیزی سے خاتمہ ہو رہا ہے. فیصل آباد میں نصرت فتح علی خان کی جائے پیدائش کو سرکاری سطح پر میوزیم بنایا جائے. راحت فتح علی خان کا حکومت سے مطالبہ. اور پاکستان میں مہمان پرندوں کی آمد جاری. گلگت بلتستان کی بورے جھیل کو پناہ گاہ بنا لیا. WWF پاکستان نے ویڈیو جاری کر دی. تو جناب اب ہم بات کرتے ہیں بڑی خبر کی. بڑی خبر ہے جناب کہ ملک میں پولیو وائرس جس نے اب سے کچھ سال پہلے تک پاکستان کو پولیو کا گڑھ بنا کے رکھا ہوا تھا. پاکستان کے تمام شہروں کے سیویج میں پولیو وائرس کے آثار موجود تھے. فائنلی اب بڑے شہر آ رہے ہیں جن میں پولیو وائرس پایا نہیں جا رہا. بالکل جی, جن میں سے لاہور سر فہرست ہے اور باقی اگر پورے ملک میں دیکھا جائے تو سیویج کے پانی سے پولیو وائرس کا تیزی سے خاتمہ بھی ہو رہا ہے. اور اب تک حاصل کردہ نمونوں سے صوبوں کے سیویج کا پانی پولیو وائرس کی موجودگی اس میں نہیں پائے گی. 60 سے زائد نمونوں کا ٹیسٹ کیا گیا ہے. بیشتر مقامات پر پولیو وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی. یہ جو سیمپل ہیں یہ کراچی, سکھر, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, ملتان, ڈیرہ غازی خان, فیصل آباد, کوئٹہ اور پشاور سمیت دیگر شہروں سے جو کلیکٹ کی گئی. میں بالخصوص پشاور کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیونکہ پشاور کو تو WHO کی جانب سے پولیو کا پول ڈکلیئر کیا گیا تھا. یعنی دنیا میں جتنا بھی پولیو ہے اس کا پول پشاور کو ڈکلیئر کیا گیا تھا اور یہ آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے. بٹ اب کیا سچویشن ہے. اقبال میمن صاحب جناب پروفیسر ڈاکٹر اقبال میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ممبر ہے نیشنل امیونائزیشن ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ پولیو پاکستان کے حوالے سے. ان کو شامل گفتگو کریں. سر پہلے مجھے بتائیے گا سر کہ پاکستان میں پولیو وائرس کا بڑی تیزی سے خاتمہ ہو رہا ہے. اب بتائیے گا کہ یہ جو بڑے شہروں میں اب تجزیے کیے گئے ہیں اور سیویج میں پولیو وائرس نہیں ملا, اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ دیکھیے پہلے تو السلام علیکم اور بہت خوشی ہے کہ آپ اس بات کو سب کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی خوش آئین خبر ہے کہ پولیو کا وائرس جو ہے وہ ہمارے فضلہ میں جو ایکسکریشنز ہیں, جو گٹر کا پانی ہے, جو نالے ہیں, ان کے ذریعے مختلف ذرائع سے پھر گھوم پھر کے انہی کمیونٹیز میں جاتا ہے. جو کمیونٹیز جب بچے وہاں پہ کھیلتے کودتے اٹھتے بیٹھتے ہیں, پانی پینے کا ہوتا ہے, ان میں کہیں نہ کہیں سے آمیزش آ جاتی ہے اور یہ یوں پھیلتا رہا ہے. مگر یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ گزشتہ سال تک یعنی 2020 میں بھی جو تقریباً نومبر اور اکتوبر نومبر کے قریب یہ ٹیسٹ کافی حد تک پازیٹیو آئے تھے 60% تک. ابھی وہ گھٹ کے
20 और 30% तक आ गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खुशाइन बात है। इसका मतलब है कि पोलियो के जो अभी राउंड हुए हैं पाकिस्तान में, उनने अपना अच्छा अमल दिखाया है और अच्छा असरात दिखाए हैं। इस तरह पोलियो के वायरस को खत्म करने के लिए जो वैक्सीन दी जा रही है, उनका भी पॉजिटिव असर नजर आ रहा है। और इस तरह उनके और यकीनन हुकूमत पाकिस्तान की इसके पीछे बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली है, क्योंकि हम बार बार हम ऑलमोस्ट हर महीने हम दो बातें डॉक्टर साहब इसमें शो भी करते हैं पोलियो पर, और स्पेशली जो फिर कैंपेन्स लाई जाती हैं वो बड़ी काबिल सताइश हैं। लेकिन ये बताएगा कि इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद कौन सा शहर आपको लगता है कि अभी भी वो प्रॉब्लम का गढ़ है, वहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, अब किसी का नाम लेना तो यूँ समझेंगे कि हमने उनको चुन लिया, मगर अभी इस साल यानी आज ये 5वां महीना चल रहा है, जो कि तकरीबन आधा हो गया। इस 4.5 माह में जो केस आया, तो वो किला अब्दुल्ला के इलाके में जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, उस इलाके से एक केस अभी तक आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिर्फ एक केस आया है, जो कि निस्बत गुज़श्ता साल के जहाँ पे 40-45 केस आ चुके थे इसी वक्त के अंदर। तो वहाँ से यह एक कॉरिडोर कहते हैं हम लोग लैंग्वेज में, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ममालिक हैं जिनमें ये सिलसिला एक कॉरिडोर के तौर पे चलता है। यानी जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो आते जाते हैं, वापस जाते हैं, वापस पाकिस्तान आते हैं, और जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये इनका फैलाव का सबब बनते हैं। तो उसके अंदर अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर होती जाए और सब लोग लेते जाएं और बार बार होता जाए, तो इंशाल्लाह ये मर्ज जो है वो जिस तरह बाकी सारी दुनिया से नापेद हो चुका है, इस तरह यहाँ से भी इंशाल्लाह जान छुटकारा मिल जाएगा। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वालों ने आपस में अभी इस मामले में अच्छा राब्ता रखा है, और हर जगह पे जो प्रोग्राम चलता था वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन का, वो मिलजुल के चलता रहा है। तो ये सिलसिला जो है वो हमें वैक्सीनेशन इसकी अच्छी कारकर्दगी की तरफ इशारा कर रहा है, और उस तरफ बता रहा है कि जहाँ पे लोगों को खदशात थे कि हमारे पास अब पानी आ रहा है, हमारे पास जो वैक्सीन अच्छी नहीं आ रही है, हम ये क्यों हमारे पास बार बार हो रहा है, अभी तक जान नहीं छूटी। जान यूँ छूटेगी कि जिस तरह अभी किया है कि हर बच्चा हर बार, और कोई भी इलाका अपनी कम्युनिटी में किसी भी बच्चे को बगैर वैक्सीन के न छोड़े। तो इंशाल्लाह ये जो अच्छी खबर आई है वो मुस्तकिल हम उनके पीछे रहेंगे, ताकि ये जो थोड़ा बहुत दुम छल्ला कहीं पे रह गया है तो वो उसको भी निकाल के फेंके, और अल्लाह करे कि ये साल आखिरी साल हो जिसमें हम पोलियो से छुटकारा हासिल कर लें। आमीन आमीन। और ये बड़ी ज़रूरत भी है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे आपने कहा दुनिया के दो ममालिक ऐसे रह गए जहाँ पे इस वक्त पोलियो वायरस मौजूद है। ज़रा क्विकली बताइएगा, अगर पाकिस्तान को पोलियो फ्री हो जाता है, लोगों में के जहन में कन्फ्यूजन है, अगर पाकिस्तान पोलियो फ्री हो भी जाता है तो क्या पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन्स भी ख़त्म हो जाएंगी या ये जारी रहेंगी? जी देखिए, पोलियो का जब तक खत्म होने का मतलब होता है कि नए केसेस ना आए। नए केसेस आज इस साल एक आ चुका है, और बाकी साल में अगर नहीं आते तो उसका मतलब है कि हमारे पास कम से कम पोलियो का जोर टूट चुका है। इसके बाद भी हमारे पास 3 साल साबित करना है कि हमारे पास पोलियो कहीं इधर से सर उठा के ऊपर वापस ना आ जाए, उसके बाद सर्टिफिकेट होती है। इसलिए पोलियो के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। अपने वो कहते हैं अंग्रेजी में गार्ड नीचे नहीं करने, भाई आपको प्रोटेक्शन रखनी है, लेकिन अपने इम्यूनाइजेशन को जारी रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर इकबाल मेमन साहब मौजूद थे और बात कर रहे थे हम पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से। यहाँ हमारे पास एक अहम खबर है जी। बिल्कुल जी, हमारे पास एक अहम खबर आपको देते चले कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा काबुल पहुंचे हैं, जहां पे आर्मी चीफ की अफगान मुफाहमती काउंसिल चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात भी हुई है, और इस मुलाकात में DGISI जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अब से थोड़ी देर पहले काबुल पहुंचे हैं, जहां पर आर्मी चीफ की अफगान मुफाहमती काउंसिल चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है, और अफगान मीडिया के मुताबिक इस मुलाकात में DGISI जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। तो जनाब, ये तो एक बड़ी ही अहम मुलाकात थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। फ़िलहाल आपको लिए चलते हैं वापस अपने प्रोग्राम की जानिब। मारूफ गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब ने जनाब फैसलाबाद में मौजूद
اپنے استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی جائے پیدائش کو سرکاری طور پہ میوزیم بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے. بالکل جی, ہمارے نمائندے نعیم حنیف اس حوالے سے ان کے ساتھ موجود ہیں, ان کی خصوصی گفتگو ہوئی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں دنیائے موسیقی کا بہت بڑا نام فخر پاکستان استاد راحت فتح علی خان کے ساتھ, اور آج بہت ہی اہم ایشو پر ان سے گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں, سب سے پہلے تو استاد نصرت فتح علی خان کے مزار کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہے, اس پر ہمیں بتائیں. استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا جو مزار شریف ہے اس کو ہم نے مکمل کرنے کی حدوں میں آ چکے ہوئے ہیں. کچھ مکمل ہو چکا ہوا ہے, کچھ باقی 1-2-4 کپل آف منتھس اور لگیں گے اور مکمل ہو جائے گا. استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی جو رہائش گاہ ہے فیصل آباد میں, اس کو بھی پریزرو کرنے کے حوالے سے یا میوزیم بنانے کے حوالے سے کچھ استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے پوری دنیا میں اس ملک کا نام, پاکستان کا نام روشن کیا ہوا ہے. حکومتی لیول پہ اس چیز کو پرزرو کیا جائے اور استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی جو جائے پیدائش ہے اس کو پرزرو کر کے اس کو میوزیم کے طور پہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں حکومت سے. کون سے گھر کے حوالے سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ گھر فیصل آباد میں ہے, اور یہ کون سا گھر ہے خان صاحب کا؟ نہیں بھائی, یہ میں واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ گھر ہے جب پارٹیشن ہوئی تھی تو ہماری جتنی فیملی ہے انڈیا کو چھوڑ کے جب پاکستان میں شفٹ ہوئے ہیں, یہ وہ گھر ہے. یہ اس گھر کی بات ہو رہی ہے جو فیصل آباد میں P432 سوڑی شاہ روڈ فیصل آباد پہ ہے. ماضی کی حکومتوں کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا, اور اب یہ مطالبہ جو ہے وہ بالکل برملا کر دیا ہے فرزندے استاد نصرت فتح علی خان, استاد راحت فتح علی خان نے بھی, کہ ان کے جو گھر کو, ان کی جو جائے پیدائش ہے اس کو سرکاری سطح پر میوزیم کا درجہ دیا جائے اور میوزیم کی طرز پر اس کی تعمیر کی جائے اور اس کو پریزرو کیا جائے. جی بہت شکریہ آپ کا نعیم اس زبردست رپورٹ کے لیے اور زبردست انٹرویو کے لیے. خیر خواتین و حضرات, آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ بہت عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں. ہر بندے کو پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہ میں عید کی چھٹیوں میں کہاں جاؤں, مجھے کام بتاؤ, میں کیا کروں, میں کس کو جاؤں. ہر بندے کا آج کل بس چل رہا ہے جی ترکی چلتے ہیں. جی ترکی میں اب آپ کو پتہ ہے نا جی 23 اپریل سے لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا, 17 مئی تک ہے, لیکن سیاحت پھر بھی جاری. بالکل جی, سیاحت بالکل جاری ہے اور سیاحت کے لیے ٹرکی کھلا ہوا ہے, اور گھومنے کے شوقین افراد ٹرکی کی سیر کو بھی جا رہے ہیں. ویزا کیونکہ دستیاب ہے اور ہوٹل کی سہولیات بھی ہیں, لیکن سیاحتی مقامات لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہیں. اس لیے اگر آپ کچھ پلان کریں ہیں تو اپنا پلان کر دیں کینسل, کیونکہ وہاں پہ ہوٹلس بھی جو ریسٹورینٹس ہیں وہ بھی بند ہیں. تو آپ جا کے فوڈ انجوائے نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا جانے کا. لیکن اس کے باوجود ٹرکی جانے والوں کی کمی بالکل بھی نہیں ہے, اور میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں قرنطینہ سے بچنے کے لیے بھی دیگر ملکوں سے برطانیہ جانے والے اب ٹرکی کا رخ کر رہے ہیں. بالکل کر رہے تھے, کیونکہ برطانیہ نے اسی صورتحال کے پیش نظر ٹرکی کو کر دیا ریڈ لسٹ. اچھا, اب یہ آپ کہیں گے یار جب ٹرکی میں لاک ڈاؤن ہے تو پھر ٹورزم کھلا, فائدہ لاک ڈاؤن کا. نہیں جی, وہ ہوشیار ہے. انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو انٹر سٹی ٹریول ہے وہ ذرا ریسٹرکٹڈ رکھا ہوا ہے, تو آپ ایک شہر سے دوسرے شہر تو نہیں جا سکتے. ایک طرح سے کھولا بنے, بس استنبول کھولا ہے, وہاں جائیں آپ, استنبول میں واک کریں, کھانا نہیں کھا سکتے آپ, یہ ٹینشن نہیں رہنی آپ یہاں. تو وہ اس کے بعد جو ہے آپ وہاں پہ ریسٹورینٹ وغیرہ اتنا انجوائے نہیں کر سکیں گے, لیکن آپ باقی سارے کام کر سکیں گے. فضل مجید صاحب جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹریول ایڈوائزر, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. فضل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر یہ ذرا بتائیے گا کہ ٹرکی میں جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے وہ کیا ہے, اور اب سیاحتی مقامات سے مکمل پابندی کب اٹھ رہی ہے؟ مئی ڈیڈ لائن ہے, اور 17 مئی کے بعد لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا ٹرکی میں. اس کے بعد ٹورسٹ بہت چیزوں کو اویل کر سکتے ہیں, اور سہولیات جہاں تک تعلق ہے تو جتنی بھی ساری ٹورسٹک سائٹس ہیں, جیسے کہ استنبول میں جتنی بھی سائٹس ہیں لائک توپکاوی پیلس, بلو ماسک, ہایا صوفیا, تھیم پارک, کیبل کار, یہ سب مئی کے بعد کھل جائیں گی. تو بہت زیادہ ٹورسٹ جتنے بھی لوگ جائیں گے, جتنے بھی ٹریولرس کریں گے پاکستان سے, جن کے پاس ویزا ہے وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور جائیں, اور جن کا ویزا نہیں ہے ان کا 15 دن لگتے ہیں ویزا آنے میں, تو ضرور جائیں. تو اور پورے ٹرکی میں چاہے وہ ان کی جو انطالیہ کی والی پٹی ہو جہاں پہ فیتی, برمارس, بودرم, ٹریبزون, تو جہاں بھی جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. ہر سائٹ کھلی ہوگی 17 مئی کے بعد. 17 مئی کے بعد, لیکن پھر بھی 17 مئی کو بھی ٹرکش گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہمیں آگے کا کیا لائے مطلب پلان ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ٹرکی نہیں جاتے, ٹرکی کے علاوہ کون کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر آمد و رفت ممکن ہے؟ اگر چلے 2-3 چھٹیاں ملی رہی ہیں تو بندہ چلا جائے وہاں پہ.
4 से 5 ऐसे कंट्रीज हैं जहां लोग ट्रैवल कर सकते हैं और बिना झिझक कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उज़्बेकिस्तान से। उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है, पाकिस्तानीज़ के लिए वीज़ा बड़ा ही आसान है, टर्की से भी ज़्यादा आसान है। सिर्फ पासपोर्ट और एक फ़ोटो चाहिए होती है, वीज़ा लग जाता है 1 हफ्ते में। उज़्बेकिस्तान में वबा सबसे कम है और ना वहाँ लॉकडाउन है, पूरे कोविड में नहीं रहा, ना वहाँ पे डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में मसला है, ना शॉपिंग में मसला है, ना टूरिस्टिक साइट्स कोई बंद है, मिडनाइट तक रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं, हर किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है सिवाय मास्क के। तो मेरे हिसाब से उज़्बेकिस्तान बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, खाना भी हलाल है, मुस्लिम साइट्स बड़ी ज़बरदस्त, इस्लामिक हिस्ट्री भी है, खूबसूरत मुल्क भी है, लैंड लॉक कंट्री है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ बहुत सस्ता मुल्क है। पाकिस्तानी 15,000 रुपये वहाँ के 10 लाख बनते हैं। अच्छा। तो बड़ा सस्ता मुल्क है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उज़्बेकिस्तान में आपके लिए ऐसा भी नहीं है कि एयरपोर्ट पे कोविड टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी सारी सूरत हाल से आगाह करने का। ख़वातीन हज़रात प्लान बनाएं और अगर आपका दिल चाहे तो हमें भी ले जाए। कल ही हमने लोगों के साथ शेयर किया कि उज़्बेकिस्तान में भी केसेस बढ़े हैं। सो पाकिस्तानियों खुदा के अगर कहीं जाएँ तो टेस्ट करा के जाएँ, ये ना हो कि पाकिस्तान से कोविड लेके जाके उनको कोविड तोहफे में देकर आ जाएँ। नहीं। एक छोटा से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और अभी आपको अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया जिसमें उनका कहना है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाज़ी है और इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही है। उनका कहना था कि हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुल्जिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया, इसलिए इस केस को इंजाम तक पहुंचाना अज़हद अहम है। यहाँ ये भी बताते चलें ख़वातीन हज़रात कि ये वो केस है जो कि जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल मौजूद थे और जस्टिस मुशीर आलम मौजूद थे, उन्होंने इस केस को स्क्वाश कर दिया था और रिव्यू की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया था। साथ ही आपको यहाँ बताते चलें कि जनाब शरीफ फैमिली के हवाले से हुदैबिया पेपर मिल का मुकदमा अब तक का तवील तरीन मुकदमा है, क्योंकि 18 साल तक इसकी तहकीकात हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मुस्तरद किया और आज 3 साल बाद यानी 21 साल पुराना ये मुकदमा है जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। और फाइनली आज जैसे वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब का कहना है कि आज दोबारा ब्रीफ किया गया है वजीर आजम इमरान खान को हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से और अब हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला ये किया है कि इस केस को दोबारा से प्लीड किया जाएगा। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ तो मौजूद हैं अरशद शरीफ साहब। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपने शाम रमज़ान को वक्त दिया। क्या लगता है आपको कि इस बार जब ये केस दोबारा से रीओपन होगा तो जो सोचा गया है कि जो इंसाफ होना चाहिए, आपको लगता है वो इंसाफ मिलेगा? आपने कितना अच्छा सवाल किया है कि इंसाफ होगा, इंसाफ मिलेगा। यूएनडीपी की रिपोर्ट में बड़ा वाज़े लिखा है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ है वो सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए। और हुदैबिया पेपर मिल खोल के क्या इस कौम को ये एक और 2.5 साल के बाद ट्रकी बत्ती के पीछे लगा रहे? जो चौधरी शुगर मिल का केस है शहबाज शरीफ का, वो किधर गया? शाहिद खाकान साहब बेल पे बाहर हैं, मरियम नवाज बेल पे बाहर हैं, नवाज शरीफ को खुद उन्होंने बाहर भेजा, शहबाज शरीफ को हाल ही में आपको पता है बेल मिली है, मिफ्ता इस्माइल को बेल मिल गई है, आसिफ जरदारी फेक अकाउंट केस में बेल मिल गई है। अब मैं ये लिस्ट आपको फहरिस्त, फवाद हसन फवाद बेल पे आउट है, आज चीमा पे वजीर आजम ने बारह कहा कि ये चीजें वो बेल पे आउट है। तो ये हुदैबिया की अब ट्रक की लाल बत्ती अगर इन्होंने खोल दी है, पहले वाला खिलवाड़ इनसे संभाला नहीं जा रहा, तो मेरे ख्याल से तो ये ट्रक की एक लाल बत्ती है। इन्हें अपनी प्रोसिक्यूशन को बेहतर करना चाहिए और अदालतें जो जो सवालात उठा रही हैं कि जनाब क्रिमिनलिटी इस्टेब्लिश करें, वो चीजें लेके आगे चलें और केसेस का क्लोजर करें। अब 2.5 साल बाद आप एक गड़ा मुर्दा उखाड़े, बिल्कुल उखाड़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये वो केस है जिसमें कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और रिव्यू तक सब कुछ डिसाइड हो चुका है। अब एक पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन जिस पे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू तक भी फैसला कर चुकी है,
اس کو آپ نئے سرے سے کھول رہے ہیں، یا تو کوئی نئی انفارمیشن آئی ہو تو انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن اگر آپ حدیبیہ کے نام سے اسے کھولیں گے تو یہ صرف قوم کو ایک ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگانے کے مترادف ہے۔ میرے خیال یہ ٹائم آ گیا ہے کہ احتساب کے حوالے سے حکومت کو یہ جواب دینا چاہیے کہ 2.5 سال میں جتنے یہ نیب کے کیسز بنائے گئے تھے، کرپشن کے کیسز بنائے گئے تھے، ایف آئی اے کے کیسز بنائے گئے تھے، ان میں سے کون سا سرے چڑھا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب وہ بیل پہ باہر پھر رہے ہیں، علیم خان وہ بیل پہ باہر پھر رہے ہیں، جو حکومتی ارکان کے خلاف انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی تھی وہ کولڈ سٹوریج میں چلی گئی ہیں، اور یہ سارے میں نے آپ کو بتا دیے کیسز۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ ایز اے کامن مین کامن سینس استعمال کر کے آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کو یہ ٹرک کی لال بتی لگ رہی ہے یا کہ واقعی اس پہ کچھ ہوگا۔ اور ارشد بھائی آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے ہی تھوڑے مونولوگ میں، بڑے چھوٹے مونولوگ میں آپ نے پورا کیس سمیٹ دیا، پوری بات سمیٹ دیا۔ کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ کاشف صاحب، ارشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرک کی لال بتی ہے جس کے پیچھے قوم کو لگایا جائے گا، اور وزیر اعظم کو شاید اس طرح سے بریف کیا گیا ہے کہ اس کیس میں کوئی نئی دریافت ہو گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پورا 21 سال پرانا کیس ہے اس میں اب کوئی نئی دریافت ممکن ہے؟ دیکھیں، ایک تو ارشد صاحب کو کہیں کہ آئندہ سے یہ جو بڑے مشکل پروگرام لوگوں کے خلاف روز لگے رہتے ہیں نا، یہ بھی چھوڑ دیں۔ اب کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ جب حکومت سے کچھ نہیں ہو سکتا، کورٹوں سے کچھ نہیں ہو سکتا، اچھے شریف نے کیا اکھاڑ لینا ہے اس ملک میں؟ بند کریں یہ ساری جو ہم نے صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک کی ڈرامے بازی شام کی بھی شروع کی ہوئی ہے، لوگوں کے بارے میں کرپشن کے، کبھی کسی کے اوپر الزام لے آتے ہیں۔ یہ جہانگیر ترین صاحب باہر پھر رہے ہیں، اس کے اوپر سب سے زیادہ پروگرام ارشد شریف صاحب نے کیے ہوں گے۔ مسئلہ یہ بھائی دیکھیں، حدیبیہ پیپر ملز کا اگر آپ کیس پڑھیں، اس سے زیادہ سیدھا کیس کم ہوگا۔ صحیح۔ یہ آپ ارشد بھائی نے وہ جو دریا کو کوزے میں بند کیا یہ کہہ کر کے سب ختم ہو گیا، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ان کو ٹیکنیکلی مجھے لگتا یہ ہے کہ کورٹ میں اگر نیا ایویڈنس پیش کیا جائے کسی فوجداری مقدمے میں، نئے ایویڈنس کی بنیاد پر مقدمہ دوبارہ سے نئے سرے سے آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جائیں دوسری طرف، جو انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ سے بھی سیٹل ہوا، سپریم کورٹ سے سیٹل ہوا، اب یہ ساری میموری کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہائی کورٹ میں 1-1 ڈیوائڈ ہوا، جج ریفری جج کے پاس جانا تھا۔ یہی کیس جب سپریم کورٹ میں پیناما کی ہیئرنگ چل رہی تھی، کہا گیا کہ آپ نے کیوں اس کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجا جب ایک کی ڈویژن سے فیصلہ ہوا پیناما کا۔ قمرالزمان چودھری صاحب اس وقت نیب کے چیئرمین تھے، انہوں نے کہا کہ جی، اور بلکہ سپریم کورٹ کے ججز نے سوال پوچھا آج اگر آپ کو بھیجنا پڑا تو بھیجیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس دن یہ ریمارک دیے گئے تھے، نیب آج ہمارے سامنے فوج ہو گیا ہے۔ یہ مقدمات کیسے بند کیے گئے، دیٹس اے ویری ڈفرنٹ سٹوری۔ جب فیصلہ حدیبیہ کا، ارشد بھائی کو پتا ہوگا اس چیز کا بھی، جب فیصلہ ابھی سپریم کورٹ سے بھی آیا تو اس میں لکھا پتا آخر میں کیا کیا تھا کہ کوئی اس پر میڈیا کامنٹ نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ فیصلہ پبلک کی، وہ بڑے عرصے پہلے میں نے سنا تھا کہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، میڈیا اس کے اوپر کامنٹ بھی کرتا، اپنا انالیسس بھی دیتا ہے، اس پر انالیسس سے بھی روک دیا گیا تھا جب لاسٹ ٹائم یہ فیصلہ فائزہ صاحب 18 میں کورٹ پہ لگا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے، اگر نئی انفارمیشن سامنے آئے، نئے کوئی فیکٹ سامنے آئے تو کوئی بھی مقدمہ، دیکھیں آپ ایک قتل کا مقدمہ 20 سال پہلے قتل ہوا ہے، اس پہ فور لیک آف ایویڈنس آپ اس کیس کو کلوز کر دیتے ہیں، عدالت اس کیس کو کلوز کر دیتی ہے، لیکن اگر نیا ایویڈنس آئے گا ظاہر ہے کوئی نئی چیز کے ساتھ کیس دوبارہ کھل سکتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایف آئی اے کے ذریعے نئی چیز کوئی کھوجنے جا رہے ہیں، کوئی ڈھونڈنے جا رہے ہیں، کوئی نئی چیز ہونے جا رہی ہے۔ کاشف بھائی آپ کو یہ لگتا ہے، اور ارشد صاحب کہتے ہیں ٹرک کی لال بتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ دونوں کا۔ خواتین و حضرات، یہ کیس بڑی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں اسحاق ڈار صاحب کا ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہے جو بعد میں ہائی کورٹ سے تھریش کر دیا گیا تھا۔ بٹ خواتین و حضرات، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ شفاعت علی اور مدیحہ نقوی کو دیجیے اجازت۔ شادری آبادری، اللہ حافظ۔